दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायो वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, यूनिट नंबर 2 में हम लोग मानव जनन देख रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने पहले हिस्से में क्या देखा जरा आइए एक बार देखते हैं। तो मानव जनन में देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों कि हमारे पृथ्वी पर जो मानव है, यदि हम लोग जो हैं वो लैंगिक जनन के माध्यम से संतान उत्पन्न करते हैं। तो मानव में जनन कैसा पाया जाता है, अगर ये प्रश्न आया बच्चों, तो सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है कि मानव में, यानी मानव जो होता है वो लैंगिक जनन के द्वारा अपने जैसी संतान पैदा करता है, और अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के कारण ही बच्चों मानव को सजीव प्रजक कहा गया, जिसके बारे में हमने अगले दिन आप लोगों को बताया था। तो मानव एक सजीव प्रजक प्राणी है, यह बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हम लोग एक सजीव प्रजक प्राणी हैं बच्चों। अब दूसरी बात ये निकल के आती है कि मानव हमारे पृथ्वी का एक लिंगी प्राणी है कि द्विलिंगी प्राणी है। तो इसका जवाब बच्चों देखो यहाँ लिखा है कि मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात मानव के शरीर में नर या मादा दोनों में से कोई एक जनन अंग मिलता है बच्चों। इसलिए हम लोग एक लिंगी प्राणी की श्रेणी में आते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को ये प्राप्त हुआ कि मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है बच्चों? एक लिंगी प्राणी है। इस आधार पर मानव के शरीर में दो तरह के लैंगिक अंग मिल सकते हैं। पहला लैंगिक अंग जो मिलेगा बच्चों नर लैंगिक अंग है, और दूसरा जो लैंगिक अंग बच्चों मिलेगा वो मादा लैंगिक अंग है। ठीक है, नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग, दो तरह के लैंगिक अंग पाए जाते हैं। जो नर लैंगिक अंग होता है बच्चों, ये मुख्य रूप से पुरुष में पाया जाता है। ये लैंगिक अंग कहाँ होता है बच्चों? पुरुष में होता है। और ये लैंगिक अंग आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पुरुष का जनन तंत्र। दूसरी तरफ देखें तो जो मादा लैंगिक अंग होता है बच्चों, ये स्त्रियों के शरीर में पाया जाता है, और स्त्रियों के शरीर में ये सभी लैंगिक अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं बच्चों, जिन्हें हम लोग स्त्री जनन तंत्र कहते हैं। यदि हम लोग पुरुष जनन तंत्र पर फोकस करें तो पुरुष का जो जनन तंत्र है उसमें दो प्रकार के अंग मिलते हैं बच्चों। एक अंग का नाम रखा गया, देखिए, मुख्य जनन अंग, और दूसरे का नाम रखा गया बच्चों सहायक जनन अंग। नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मुख्य जनन अंग, पुरुष का जो मुख्य जनन अंग बच्चों होता है वो है वृषण। क्या है बच्चों? वृषण, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में टेस्टिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टिस कहते हैं। जबकि पुरुष के शरीर में जो सहायक जनन अंग होता है बच्चों, यह मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो आपको सहायक जनन अंग के रूप में मिलेगा सहायक नलिका, सहायक ग्रंथियां, और कुछ बाह्य जनन अंग मिलते हैं। ये सब सहायक अंग है। ठीक है।
दूसरी तरफ अगर हम स्त्रियों के जनन तंत्र में चलें तो यहाँ भी बच्चों दो तरह का भाग पाया जाता है। पहले का नाम रखा गया है बच्चों मुख्य जनन अंग, और स्त्रियों के मुख्य जनन अंग का नाम बच्चों क्या है? अंडाशय, जिसको अंग्रेजी भाषा में ओवरी कहते हैं। दूसरे अंग का नाम बच्चों क्या है? सहायक जनन अंग। जैसे यहाँ सहायक जनन अंग है वैसे यहाँ भी सहायक जनन अंग है। इनमें सहायक जनन अंग कौन कौन से मिलते हैं बच्चों? सबसे पहला जो सहायक जनन अंग होता है बच्चों स्त्रियों के शरीर में वो होता है गर्भाशय। दूसरा सहायक जनन अंग जो स्त्रियों के शरीर में पाया जाता है बच्चों वह होता है वेजाइना, जिसे हिंदी भाषा में हम लोग योनि कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तीसरा जो सहायक जनन ग्रंथ पाया जाता है वो स्तन ग्रंथियां हैं। तो ये सब सहायक के रूप में इनके अंदर मिलते हैं, जिसमें एक अंडवाहिनी भी होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जो पुरुष जनन तंत्र है उसमें दो तरह के अंग होते हैं बच्चों, एक मुख्य जनन अंग होता है, दूसरा सहायक जनन अंग। मुख्य जनन अंग के अंतर्गत बच्चों वृषण आता है और सहायक जनन अंग के अंतर्गत सहायक नलिका, सहायक ग्रंथियां और वाह्य जनन अंग आते हैं। सहायक नलिका में अगर हम लोग बात करें तो इसमें मुख्य रूप से शुक्रवाहिनी नामक नलिका दिखाई पड़ती है, और सहायक ग्रंथियों में अगर हम लोग देखें तो शुक्राशय ग्रंथि आती है, काउपर ग्रंथि आती है और प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। नाम आप लोगों ने सुना होगा। वाह्य जनन अंगों में पेनिस आता है। मुख्य जनन अंग की बात करें तो मुख्य जनन अंग स्त्रियों में अंडाशय होता है, और सहायक जनन अंग एक से अधिक दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियां और अंडवाहिनी। तो कुल मिला के अब हमें ये देखना है बच्चों कि पुरुष के जनन तंत्र में सबसे प्रमुख अंग कौन है। तो पुरुष के जनन तंत्र में बच्चों सबसे प्रमुख अंग कौन है? वृषण। तो आइए हम लोग वृषण पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। वृषण के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? सबसे पहला केस तो ये है कि वृषण आपके शरीर में कितने पाए जाते हैं। तो वृषण की संख्या बच्चों मानव यानी पुरुष के शरीर में एक जोड़ा वृषण होता है, और ये शरीर से बाहर पाया जाता है बच्चों। ये एक विशेषता है इस अंग की कि वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में पाया जाता है। कहाँ रहता है ये? वृषण कोश में रहता है। अगली मूल बात यहाँ पर वृषण से संबंधित ये है कि वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए लगभग 34 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप चाहिए। यानी एक तरह से कह सकते हैं बच्चों कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर तुम्हारा ये जो वृषण है बच्चों, यह शुक्राणुओं के निर्माण की घटना को प्रारंभ कर पाता है। तो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जरूरी है कि वृषण को कितना टेम्परेचर दिया जाए बच्चों? 34 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया जाए। यही कारण है
कि नेचर ने वृषण को शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थान दिया है, जहां पर इनको जरूरत के आधार पर 34 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप मिल जाता है और ये अपनी क्रिया को संपन्न कर लेते हैं, जिस क्रिया का नाम क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, अब एक बात ये ध्यान रखना है कि पुरुषों में जो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होगी बच्चों, वो प्यूबर्टी अवस्था प्रारंभ होने पर दिखाई पड़ती है। प्यूबर्टी अवस्था के प्रारंभ होने पर, प्यूबर्टी अवस्था के प्रारंभ होने पर यह घटना होगी। और प्यूबर्टी अवस्था का प्रारंभ कितने वर्ष में होता है? तो पुरुषों में यदि देखा जाए तो लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्यूबर्टी अवस्था आ जाती है बच्चों। तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्यूबर्टी अवस्था पुरुषों में आ जाती है। इस उम्र के बाद शरीर के अंदर वृषण में शुक्राणुओं, शरीर के बाहर वृषण कोश में शुक्राणुओं का निर्माण बच्चों प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और सबसे मूल बात यह है कि पुरुषों के शरीर में इस उम्र के समय दो विशेष प्रकार के एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और वो एंजाइम हार्मोन्स के रोल में घटना के समय आते हैं। और वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं बच्चों? पहला हार्मोन्स है LH और दूसरा हार्मोन्स है बच्चों FSH। ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्यूबर्टी अवस्था के समय कहां से निकलते हैं जानते हो? ये दोनों हार्मोन्स तुम्हारे ब्रेन में पाए जाने वाला जो मास्टर ग्लैंड होता है बच्चों, उसी मास्टर ग्लैंड से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। समझ रहे हो? ये मास्टर ग्लैंड कहाँ मिलता है बच्चों? ब्रेन में मिलता है। ये हम लोगों के ब्रेन में पाया जाता है और इसी ग्लैंड से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं बच्चों। FSH भी और LH भी, दोनों हार्मोन्स यहीं से निकलते हैं। अब माइंड में ये प्रश्न आता है बच्चों कि FSH का पूरा नाम क्या है? तो FSH का पूरा नाम बच्चों ये है फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, ये इनका नाम है बच्चों। और अगर हम लोग LH का पूरा नाम देखें तो LH का पूरा नाम बच्चों मिलता है, LH का पूरा नाम आपको मिलेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और ये दोनों हार्मोन्स बच्चों जिम्मेदार होते हैं प्यूबर्टी अवस्था में वृषण को एक्टिवेट करने में। ये मूल रूप से वृषण को एक्टिवेट करते हैं अपनी क्रियाओं का प्रारंभन करने में। ठीक है, तो आज हम लोग पुरुष के जनन तंत्र से संबंधित सबसे मुख्य अंग जो था, जिसका नाम क्या था बच्चों? वृषण। इस वृषण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लिया है। कल हम सभी लोग वृषण के नामांकित चित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी चित्र के आधार पर जो भी बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी। लेकिन आज जो आप सभी लोगों को बताया गया उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर के प्रश्न भी आते हैं और साथ में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आता है। ठीक है बच्चों, तो यदि आप सभी को आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।